दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं बीपीएससी का। ये हमारी सीरीज लगातार एग्ज़ाम जब तक नहीं होती है बीपीएससी और सीडीपीओ की और दरोगा की, तब तक ये चलेगी। तो आज हम 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एमसीक्यू ला रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमारी तैयारी कितनी भी सही क्यों ना हो, जब तक हमें प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तब तक हमारी तैयारी पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। तो बिना समय बर्बाद किए माँ सरस्वती का आराधना करते हुए, उनका नाम लेते हुए, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास से। बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सारे इसमें आज मैं करवाने जा रहा हूं और ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेहरगढ़ से। ये आप सभी को मालूम है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो हम सभी जानते हैं लाल रंग का प्रयोग हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये अर्ध ऐतिहासिक काल आकाशयुगीन सभ्यता था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछेगा तो आपको मारना पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा में भारत में लोथल है जो बंदरगाह है। सुतकोटदा भी है लेकिन यहाँ लोथल है ऑप्शन में, इसलिए लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल, टेराकोटा का मतलब पका हुआ मिट्टी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनमाली। वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रखना जरूरी है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूटे हुए खेतों के निशान मिले हैं। ये भी वेरी वीवीआई क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है कि जूता हुआ खेत कहाँ से मिला। इसका सही आंसर कालीबंगा हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो हमें पता है कि हड़प्पा से दो नाम हमें याद रखना चाहिए। हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर पड़ता है और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। और अगर मोहनजोदड़ो की बात पूछा जाए तो इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी है जो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। तो यहाँ पूछ रहे थे कौन उत्खनन संबंधित नहीं थे। तो आपको पता आर.डी. बनर्जी हो जाएगा, थे। एम.एस. वत्स भी थे, के.एन. दीक्षित भी कहीं ना कहीं थे शामिल, पर ये बी.एम. स्मिथ थे जो नहीं थे। इसका सही आंसर बी.ए. स्मिथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोगजोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजाकोई के बारे में आप ये जान लें, 1400 ईसा पूर्व में बोगजोई जो है एशिया माइनर के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसमें ऋग वैदिक काल के देवताओं का वर्णन है। पहला इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा मित्र तथा चौथा नासत्य। ये 4 आपको ऋग्वैदिक देवताओं के नाम यहाँ मिलते हैं और ये चारों बोगजोई में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो इसका युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर। इसका सही आंसर पुरुषनी नदी हो जाएगा। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लें कि पुरुषनी नदी जो है उसे अभी हाल का नाम इसका रावी नदी है। अगर पूछे रावी नदी के तट पर अगर रहता ऑप्शन तो रावी नदी भी हो जाता इसका सही आंसर, और पुरुषनी है तो पुरुषनी भी सही आंसर है। और ये युद्ध हुआ था जो वो राजा सुदास और 5 आर और अनुवार के बीच हुआ था। टोटल 10 थे वो लोग और ये राजा सुदास अकेले लड़े थे। और दसराग युद्ध नाम है जिसका वर्णन 7वें मंडल में किया गया है।
और सुदास के पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ मुनि थे, और ये जो 10 से 5 आर और 5 अनार लड़े थे, इनके जो थे पुरोहित वो विश्वामित्र थे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 12वां, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम के बारे में पूछ रहा है, जिसको सबको पता है कि सी हो जाएगा 9वां मंडल। तो 8वां मंडल में क्या है दोस्तों? तो 8वां मंडल में आप सभी को पता है कि 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचा है, और 10वां मंडल जो है वो पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, और 7वां मंडल जो है वो दशराग युद्ध के बारे में है। तो यहाँ 9वां मंडल हो जाएगा सोम को समर्पित। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये 9वां मंडल जो है अभी मैंने आप लोगों को बताया ऊपर में यहाँ पर कि 9वां मंडल जो सोम से समर्पित है, और सोम जो होता है वो सोम और पेय एक तरह का पेय पदार्थ होता है। तो सोम एक पेय पदार्थ होता है, जिसका सही आंसर 9वां मंडल किसको समर्पित डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, गायत्री मंत्र 3 मंडल में, ये भी याद रखने हैं। और इसके रचनाकार विश्वामित्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक कर दिए थे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो वैशेषिक दर्शन है, अगर पूछ देता कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस दर्शन में है, तो वैशेषिक दर्शन। और किसने किया है? तो कणाद मुनि ने किया है, उन्होंने ही परमाणु के बारे में सबसे पहले बता दिया था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बहुत बार आप देख रहे हैं दोस्तों, 42वीं 47वीं 53 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम, जो वैशाली में है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी हो जाएगी इसका सही आंसर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो महावीर की मृत्यु हुई और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु आप सभी को पता है कुशीनारा में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में है, और महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो राजगीर के समीप नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है। तो इसमें एक कॉमन बात यह है कि उस समय मल्लों की राजधानी थी, मल्ल की राजधानी 2 थी। पहली राजधानी का नाम था कुशीनारा, दूसरी राजधानी का नाम था पावापुरी। तो पहली राजधानी में महात्मा बुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मृत्यु हुआ था, और सेकेंड राजधानी में महावीर स्वामी के जैन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य का क्या नाम था? जमाली, जो उनका दामाद भी था। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ नहीं है? तो 12 अंग है, 12 उपांग भी है, 14 पूर्व जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 12 अंग भी है, 12 उपांग भी है, पर 14 पूर्व सबसे पहले यही था, उसमें से खो गया था, तो 12 अंग फिर बचा था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये सभी को पता है, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, अभी मैंने वो ऊपर बताया कहाँ पड़ता है, कुशीनारा। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और इतना मिस्टेक होता है इस क्वेश्चन में, मत पूछिए। तो त्रिपिटक पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर बौद्ध हो जाएगा। त्रिपिटक में क्या क्या शामिल होते हैं? तो आप लोग याद रखिए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, यही 3 पिटक हैं। यहाँ पर एक और आप लोग कन्फ्यूजन आ जाता है कि त्रिपिटक पूछ रहा है, तो त्रिपिटक बौद्ध से है, जो तीनों पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। लेकिन अगर पूछ दे त्रिरत्न, तो अगर जैन का त्रिरत्न पूछ दे तो इसका हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये भी 3 है। और बुद्ध का त्रिरत्न हो जाएगा बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ और धम्म। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। इसमें त्रिरत्न बोल रहा है, त्रिपिटक नहीं। त्रिरत्न सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में अगर त्रिरत्न पूछे तो आपको बताना है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो मतलब ये जैन से। अगर बुद्ध का पूछता तो बुद्ध, धर्म और संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म। देखिए, सम्यक धर्म, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो आत्मदमन है। बौद्ध धर्म में बौद्धि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये 5वीं पीढ़ी का है।
शशांक ने कटवा दिया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने, अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने दिया था। अगला क्वेश्चन, ये 26 हो गया। 27, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल, ये नियतिवादी को मानते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तब पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। अगर पूछ दे पाटलिपुत्र का स्टार्टिंग कौन किया था बनाना, तो ये हो जाएगा आंसर इनके पिता, मतलब अजातशत्रु। उन्होंने ही वैशाली को जीतने के लिए वहां पर निर्माण शुरू किया था। लेकिन अगर पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछे, जो जिन्होंने राजधानी बनाया, संस्थापना किया, तो उसका नाम हो जाएगा उदयन। अगला क्वेश्चन, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, उदयन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इसका भी सही आंसर उदयन हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो इसका सही आंसर है राजगृह, गिरिब्रज के नाम से उस समय जाना जाता था, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका नाम था पितृहंता वंश या हर्यक वंश। ऑप्शन बी सही है। सेंद्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये किए थे विलियम जोन्स ने। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो ये देखिए सेल्यूकस निकेटर का दूत था, लेकिन रहता था कहां? मौर्य साम्राज्य में। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम क्या था? तो इसका नाम था वृद्रथ। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां हैं? तो जूनागढ़, जो संस्कृत में है। इस पर आपको अशोक के भी कुछ लिखे हुए मिलेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में भी लिखा हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में पूछ देगा, और भाषा संस्कृत। लिपि ब्राह्मणी हर जगह जहां पूछे अभिलेख, तो आंख बंद करके लिपि ब्राह्मणी मारना है आपको। अब भाषा में होता है कंफ्यूजन, तो जूनागढ़ वाला संस्कृत में, बाकी इंडिया में जहां भी अशोक के मिले हैं तो प्राकृत भाषा में मिले हैं, और इंडिया से बाहर जो है वो खरोष्ठी में है, कुछ यूनानी में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये खारवेल थे, उड़ीसा के। हाथीगुम्बा अभिलेख में इनके बारे में पता है। और आप लोग को एक बात और बता दूं, हाथीगुम्बा अभिलेख जो प्राकृतिक भाषा में है, और अगर पूछ दे लिपि तो ब्राह्मणी, और हाथीगुम्बा अभिलेख में ही सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का शब्द मिला है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको। 42वीं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ई नंबर, क्योंकि ये चेदी वंश से भी रिलेटेड थे, और महामेघवान वंश भी कहा जाता था। इसका सही आंसर ई हो जाएगा, मतलब ए भी और बी भी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये विडंबना ही है कि हमारे जो पहले के ऋषि मुनि और विद्वान हुए, उन्हें आज के पश्चिमी सभ्यता के लोगों के नाम से जाना जाता। असली में कहा जाना चाहिए था कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? तो नेपोलियन। लेकिन पूछा जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ 200 वर्ष तक शासन किया अंग्रेजों ने, तो इसलिए प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हम लोग समुद्रगुप्त कहते हैं। और ये किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने अपने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर पूछे विंसेंट स्मिथ की, बी स्मिथ भी कहीं कहीं लिखा जाता है, या विंसेंट स्मिथ का पूरा नाम है, इनकी बुक की नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये याद रखना है आपको। और प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त की विजयों की वर्णन है, और जो हरिसेन के दरबारी कवि वो लिखवाए थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो हुनों को पराजित किया था, इसके बाद ही उन्होंने सक्रादित्य की उपाधि लिया था, सक्रादित्य। और इनके जो पूर्वज थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने शकों के, मतलब जो रुद्रदामन थे उनके वंशज थे, रुद्र सिंह तृतीय, उन्हीं का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने शकों को पराजित करके इनके पूर्वज जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने सकारी उपाधि लिया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गई दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? तो आप सबको मालूम है, बिना जोती हुई जंगली भूमि।
अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 515 से 520 ईसा पूर्व के बीच में, मतलब एग्जैक्ट 518 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? सिंपल है इसका याद करने का, जो बहुत लोग गड़बड़ाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर होगा, कि फाहियान किसके समय आया था, हेनसांग किसके समय में आया था। इसका सबसे सिंपल है याद रखने का कि हर्षवर्धन का नाम ह से शुरू हो रहा है और हेनसांग का भी नाम ह से शुरू है। तो अगर पूछ दे कि हर्षवर्धन के समय कौन आया था, हेनसांग, और दूसरा जो बच जाए वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य लगा देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था? इसमें कल्हन जो है राजतरंगिणी लिखा है, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। तो उस समय जो कल्हन किनके दरबार में रहते थे? उस समय जयसिंह थे, इनके दरबार में कल्हन रहते थे। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप ये जान लें कि कश्मीर में उस समय 3 राजवंश हुए थे हिंदू के, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो जो कल्हन है कि राजतरंगिणी है, जो लोहार वंश के शासक जो थे जयसिंह, अंतिम शासक थे, उनके दरबार में रहते थे। और ये उनके पिता जो थे, जो सबसे प्रतापी राजा भी हुए कश्मीर के, हर्ष, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। यहाँ तक इन्होंने कारकोट वंश और उत्पल वंश की शासिका जो दिद्धा रानी थी, उनके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार शरीफ, मतलब बिहार में है, राज्य बिहार। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नामदेव, और इसके अंतिम तो मालूम ही आप लोग को। कर्नाट वंश का अंतिम शासक, आ ही गया आंसर, हरि सिंह है। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से आई थी? तो ये धर्मशास्त्र में आई थी स्पष्ट रूप से। उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था, पर धर्मशास्त्र में इसका सटीक आंसर होगा। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध धर्म किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुए थे, तो आपको टिक लगाना है। तो जन्म जो पूछ रहा है, तो जन्म तो सब हम लोग जानते हैं कि उनका लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। और निधन कहाँ हुआ था उनका? कुशीनारा में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस समय मिला, किस युग में मिला? तो कनिष्क के समय। वही समय मूर्ति पूजा आरंभ हो गया था बुद्ध का। और पूछ दे कि भारत में सबसे पहले किस भगवान की, मतलब किस महापुरुष की सबसे पहले मूर्ति बना के पूजा की गई? तो वो थे भगवान बुद्ध। और इनकी मूर्ति 2 शैली में बनी है, गांधार शैली और मथुरा शैली में। तो सबसे पहले मथुरा शैली में बनी थी इनकी मूर्ति, और सबसे ज़्यादा गांधार शैली में। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? सब जानते हैं, लिच्छवी रहता तो वो हो जाता, वो नहीं है तो वैशाली हो जाएगी। 8 राज्यों का वज्जी का समूह था, उसी को लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपद की सूची कहाँ कहाँ मिलती? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि पूछा जाता हमेशा कि 16 महाजनपद के बारे में जो हमें बताया गया है वो किसकी कहाँ कहाँ से मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कहाँ कहाँ से मिला है। तो वो मिला है आपको बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से। दूसरा मिला है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, मतलब 3 जगह से मिला है। इसके अलावा अष्टाध्याय और महापरिनिर्वाण सूत्र में भी महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है? तो यह है गुप्त वंश में। कौन किया था? आप सभी को पता है, कुमार गुप्त जो थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनका शासनकाल था कुमारगुप्त प्रथम का 415 से 455 के बीच में। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध दर्शन के लिए था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु।
अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो वक्तव्य है और आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो चुका था। और दूसरा क्वेश्चन है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो अब ऑप्शन है कि ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, कि ए आर सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समझना है कि आर जो कारण है उस सच में ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए है और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। क्यों पतन हो गया था? कि राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ये भी एक था वजह, पर सबसे ज़्यादा वजह कुछ और था, क्योंकि उस समय माहौल जो था वो आक्रमणकारी के द्वारा प्रभावित हुआ था और बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। ये सबको मालूम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। वही बात दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप पतन हो गया था। तो वो भी एक कारण है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुख्य कारण यही था। इसलिए दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, नो डाउट यही आंसर सही है। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, मगध की राजधानी पूछ रहा है, मगध किस समय पूछ रहा है ये नहीं बोल रहा है, इससे पूछ रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो आपको पता है कि सबसे पहले गिरिब्रज था, जब हर्यक वंश में बिंबिसार अजातशत्रु थे। उद्यन के समय पाटलिपुत्र भी हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी राजधानी वैशाली भी हुई थी। काला अशोक ने बाद में वैशाली से इसे पाटलिपुत्र लाया था। नहीं तो उनके जो पिता हैं काला अशोक के, जिनका नाम शिशुनाग था, जो शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे, उन्होंने पाटलिपुत्र को भी अपनी राजधानी माना था, वैशाली को दूसरा राजधानी मगध की बनाया था। लेकिन काला अशोक ने फिर से वैशाली को राजधानी का दर्जा समाप्त करके पाटलिपुत्र में ही राजधानी बना दिया। तो इसलिए मगध की राजधानी कौन थी? तो इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अब बीपीएससी ई ऑप्शन भी देना शुरू कर दिया है। इसलिए इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे विकल्प में ए और सी ही सही दे रहा है, लेकिन वैशाली भी शिशुनाग के समय राजधानी रही है मगध की। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? अब देखिए, यहाँ प्रथम पूछ दिया तो ये भी हो जाएगा ई आंसर, क्योंकि प्रथम राजधानी हम लोग सबको पता है कि गिरिब्रज थी, जिसका नाम राजगिरी था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? सभी को पता है, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त, मुद्रा रक्षक। इन्होंने अपने बुक में चंद्रगुप्त को निचली जाति का कहा है, वृषल तथा कुलहीन बोला है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। और मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस जो लिखा, इसके अलावा इनकी और भी पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा देवी चंद्रगुप्तम, इसमें गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी की कहानी है। और दूसरा अभिसारिका वंचितक तथा अभिसारिका बंधितक। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका सही आंसर धनानंद तिर्किट धा। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में जान लीजिए। यूनानी लेखों ने उसे अग्रमीज कहा है और बहुत धनवान व्यक्ति था और भद्रसाल उसका सेनापति था और सबसे अंतिम भी था। ये पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल का मुख्यतः बना था। तो इसका सही आंसर लकड़ी का। इसकी सुंदरता का वर्णन स्पूनर महोदय ने किया है और बड़े बड़े दार्शनिक ने किया है। बोला जाता था कि ये जो था इसका महल वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर था। इस तरह का विभूषित किया गया है इनके महल के बारे में। स्पूनर महोदय ही ने सबसे पहले खोजा था कुम्भरार में। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। एक बात यहाँ पे और आप लोग ध्यान दे लें, अष्टप्रधान तो पूछेगा तो शिवाजी हो जाएगा नो डाउट, लेकिन अगर अष्टदिग्गज पूछे तो वो हो जाएंगे तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय। उन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे और उनको कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान शिवाजी। चलिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो नो डाउट इसका आंसर आपको चंद्रगुप्त हो जाएगा। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था। तो पश्चिम भारत में कौन थे? शक थे,
दामन था, जूनागढ़ अभिलेख था, तो इस तरह से इसका आंसर आपको हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अशोक के साथ 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, देखिए यहाँ भाषा पूछ रहा है, अगर भाषा पूछे तो प्राकृत और लिपि पूछता तो नो डाउट ब्राह्मणी लिपि हो जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर खरोष्टी, मतलब मुस्लिम कैसे लिखते हैं? दाहिने से बाएं। तो उसी तरह अब ब्राह्मणी लिपि, देखिए यहाँ लिपि की बात हो रही है, लिपि, तो खरोष्टी भी एक लिपि है, ब्राह्मणी भी। तो ब्राह्मणी लिपि का भाषा प्राकृत, तो ये ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखा जाता है? जैसे हम लोग लिखते हैं जनरली बायां से दायां, लेफ्ट टू राइट, ये लिखाता है राइट टू लेफ्ट। अगला क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसका मूल था राजा के प्रति वफादारी, सत्य एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, मतलब एक डिसिप्लिन युक्त, मतलब इसमें सब आंसर हो जाएगा सही। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट माना है, तो इसका सही हो जाएगा भाबरू स्तंभ लेख। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख लें, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, लोग कंफ्यूज करते हैं। अगर पूछ दे कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिला है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मास्की। मास्की में अशोक का नाम अशोक और बुद्ध शाक्य मिला है। लेकिन अगर पूछ दे कि मगध का राजा मगधाधिराज किस में कहा गया है, तो उसका सही, और प्रियदर्शी किस में कहा गया है, तो भबरू स्तंभ लेख इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तो मास्की के अलावा गुजरा, निट्टूर और उदगेलम ये भी अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? हम लोग को चारों आंसर देखने का कोई आवश्यकता नहीं है, अभी भी बताया था कि प्रियदर्शी के नाम से वो फेमस थे। अब प्रियदर्शी उन्हें भबरू अभिलेख में कहा गया है और मगधाधिराज कहा गया है, बाकी मास्की में अशोक और बुद्धशाक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही आंसर होगा, देखिए बी है जो हमने पहले मार दिया है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जोर डाला गया है? तो ये राजनीतिक की पुस्तक है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे किस पर आधारित है, क्या क्या विषय है निम्नलिखित में से, तो ऐसा क्वेश्चन में अधिकतर बार आंसर ई देखने को मिला है, क्योंकि इसमें शासन कला और सिद्धांत का तो बात है ही, विदेश नीति की भी व्याख्या की गई है, राजा के सप्तकांक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, बहुत सारी चीज़ है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 श्रेणी में विभाजित किया है। एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ ये जान लें, क्योंकि मेगास्थनीज तो भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया है, लेकिन उन्होंने एक और बात कही है, और वो ये बात थी कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य को 6 समितियों में विभाजित किया था। बोला था कि नगरीय प्रशासन चलाने हेतु मौर्य प्रशासन 6 समिति में विभाजित थी, और हर समिति में 5 सदस्य रहते थे संख्या में, तो 6 पचे 30। उद्योग, विदेश, जन्मरण, व्यापार, वाणिज्य, निर्मित, बिक्री, ये सारे 6 समितियां थीं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे फिर आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से किस में मिलता? तो अभी बताए थे मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? तो ये तो अज्ञात है भाई लोग, किसी ने नहीं लिखा है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। पर यहाँ मैं आपको प्लिनी और टॉलमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। टॉलमी जो हैं वो 2nd शताब्दी में हैं, और प्लिनी जो हैं वो 1st शताब्दी के हैं।
तो पिलनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री है, जिसमें भारत के पशु पक्षी पेड़ पौधे खनिज पदार्थों का विवरण है। और टॉलमी जो है 2nd शताब्दी में है, जिनकी पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। पिलनी का पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री और टॉलमी का भारत का भूगोल। भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो टॉलमी लिखे थे, टॉलमी कहाँ के थे मुख्यतः निवासी? ये आपको यूनान के थे, यूनान के। और पिलनी कहाँ के थे? तो पिलनी रोम के थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसका आंसर पूछे तो ई हो जाएगा। मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, उसका सही आंसर है इंडिका। मैंने पहले ही बताया था 6 समितियाँ थीं, हर समिति में 5-5 सदस्य थे और नगर के प्राधिकार को एस्ट्रोनोमई कहा जाता था, जो उसमें का जिलाधिकारी जैसा काम करता था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य। उससे पहले तो उज्जैन भी हो सकता था, पर उज्जैन विकल्प में नहीं था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विम कडफिसस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन उपमहाद्वीप में हुआ। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट ये आप जान लें कि इसमें सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहले सोना कौन लाया, सोना का सिक्का। तो आपको बता देना है हिंद यूनानियों ने। और हिंद यूनानियों की एक और विशेषता थी कि उन्होंने सिक्कों पर सबसे पहले लेखनी शैली का विकास किया। मतलब सिक्का पर लिखा हुआ भी अगर सबसे पहले पूछे किसने लाया तो हो जाएगा हिंद यूनानी। फिर पूछा जाएगा सबसे शुद्ध प्रकार का सोना किसके समय आया? तो ये भी आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के समय। सबसे ज़्यादा हो जाएगा गुप्त वंश के समय। गुप्तों के समय सोना के सिक्का को दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कला की गांधार शैली निम्न में से किसके समय फली फूली? तो कुषाणों के समय। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क कुंडलवन। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। शुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सबको पता है कन्नम वंश। शुग वंश का अंतिम राजा देवभूति को वसुदेव ने मार डाला था और वसुदेव ने कन्नम वंश की स्थापना की थी। ये भी एक ब्राह्मण वंश था शुंगों की तरह। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख से। नगरों का क्रमिक पतन तो ये हो जाएगा गुप्त काल में। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो देखिए, एक आपको कुषाण के समय पूछेगा कि उस समय किस किस बंदरगाह से व्यापार होता था, एक पूछेगा गुप्त काल के समय। ये दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। तो आज मैं इसका भी DNA करके आया हूँ पूरा रिसर्च। तो सुने आप लोग, कुषाण के समय जो मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह पूछे तो उसमें भी भरोच का नाम आता है आपको, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आपको भरोच भी दिखता होगा, ठीक है। और उस समय देवल था बंदरगाह, केरल में मुजलिस था, कावेरीपट्टनम था, तमिलनाडु में मुसलीपट्टनम था, पश्चिमी में सोपारा था। तो भरोच और सोपारा दोनों गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ते हैं। भरोच गुजरात और सोपारा महाराष्ट्र। तो ये दोनों मौर्य उत्तरकालीन मतलब कुषाण वंश के समय जो था। ये याद रखना है सिर्फ आपको एक बात कि कुषाण के समय ताम्रलिप्ति में से नहीं होता था कोई भी व्यापार। ताम्रलिप्ति जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बाकी भरोच से होता था कुषाण के समय, सोपारा से भी होता था, देवल से भी, मुजरिस से भी, कावेरीपट्टनम मुसलीपट्टनम सब से होता था। लेकिन गुप्त के समय सिर्फ दो बंदरगाह से ही होता था व्यापार। पहला पूर्वी तट, दूसरा पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट ये वेस्ट में गुजरात के समय होता था, वेस्ट में गुजरात, और ताम्रलिप्ति हो जाएगा ईस्ट में। तो यही दोनों होता था गुप्त के समय। तो इसलिए सही आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक वंश में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो नो डाउट इसका सही आंसर गुप्त वंश हो जाएगा। सातवाहन भी दिया था पर गुप्तों ने बहुत ज़्यादा दिया था। देखिए आंसर भी गुप्त ही है।
अगला क्वेश्चन, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? जहाँ भी भूमि राजस्व पूछे उपज का छठा भाग मार देना है, चाहे वो मौर्य में पूछे, चाहे वो उत्तर वैदिक, वैदिक, कहीं भी 1/6। भागवत संप्रदाय के विकास किसकी अत्यधिक देन है? तो ये गुप्तों की है, क्योंकि उन लोग का गरुड़ ही था राजकीय चिन्ह और उन्होंने भागवत धर्म को ही अपनाया था। दशावतार मंदिर उन्हीं के समय बना, बहुत सारे चीज़ हुए थे। इनमें से सबसे पहले बार व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। नो डाउट आर्यभट्ट इसका सही आंसर है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य किए जाने जाते थे? तो इसका नाम हो जाएगा, गुप्त काल में पूछ रहा है तो गुप्त काल में आपको सुश्रुत भी मिलते हैं देखने को, और जो सुश्रुत को सल क्रिया का जनक कहा जाता था, जो काशी के रहने वाले माने जाते हैं। और शूद्रक भी गुप्तकालीन नाटककार और साहित्यकार थे। और शौनक जो थे ऋग्वेदकालीन ऋषि थे। और सौमिला जो है गुप्तकालीन नाटककार थे। तो इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, इनमें से कौन औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगर धन्वंतरी पूछता तो वो समय वो औषधि के क्षेत्र से माने जाते थे। औषधि के क्षेत्र में पूछ रहा तो इनमें से न सुश्रुत होंगे, न सौमिला होंगे, न शूद्रुक होंगे, न शौनक होंगे। इनमें से कौन गुप्त काल के औषधि क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता? सही आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। उस समय शिलभद्र जो थे वो आचार्य थे। इन्हीं के नाम से शिलाओं का नाम पड़ा और शिलाओं का खाजा को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, हेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ा उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर? तो मथुरा। बहुत भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है हेन सांग के समय। कवि वान निवासी थे? तो आपको सबको पता है कि पाटलिपुत्र के थे। वानभर हर्षवर्धन दरबारी के पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। इन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो ये किए थे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनका जो था वो 671 से 72 था, जो नहीं है इसमें ऑप्शन में। और उन्होंने 75 से 85 नालंदा विश्व में अध्ययन भी किया था। सुमात्रा होते हुए चीन लौटे थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो हमने ऊपर बताया था आपको, हर्षवर्धन, हेनसांग, फाहियान, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो हैं वो स्थल मार्ग से आए थे और समुद्री मार्ग होते हुए वो चाइना को लौटे थे। पर वहीं पर अगर हेनसांग के बारे में भी जाना जाता है, वो भी स्थल मार्ग से आए थे। और इत्सिंग के बारे में बताया गया कि वो भी स्थल मार्ग से ही आए थे और स्थल मार्ग से ही लौटे थे। सिर्फ फाहियान जो है वो समुद्री मार्ग से लौटे थे। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जिसका नाम है कुमार गुप्त। 415 से 55 तक। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से भी। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना करने हेतु देवपाल से 5 गांव मांगे थे? तो बालपुत्र देव हो जाएगा। एक कन्फ्यूजन और यहाँ पे होता है विद्यार्थियों को, स्वर्ण द्वीप और स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण द्वीप कहा जाता है आपको मलाया या जावा को, वहीं के ये थे। और स्वर्ण भूमि कहा जाता है, फिर यहाँ कुछ गलती हो गया है, मिस प्रिंटिंग। क्योंकि अगर स्वर्ण भूमि अगर भूमि कर दे स्वर्ण के साथ तो वो देश का नाम होता है आपको वर्मा। बर्मा। अगर स्वर्ण द्वीप पूछे तो वो हो जाएंगे आपको जावा। तो जावा के ही थे बालपुत्र देव, जो शैलेंद्र वंशीय शासक थे। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण है? तो मुसलमान। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो चंदेल वंश। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र स्थापक का नाम है, संस्थापक का धर्मपाल। किन राजवंशों ने संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किनका वर्णन संगम साहित्य में नहीं हुआ था? कदम राजवंश का नहीं हुआ है, बाकी चोरचल पांड्या का हुआ है। अगला क्वेश्चन, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। बी आंसर। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखदत्त। पृथ्वी राजसों के लेखक कौन है? तो चंदबर
दाई जिसने पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय, जिसे राज पिथौरा भी कहा जाता है, उनके बारे में है। स्वप्न वासवदात के लेखक कौन है? तो भास है। अगला क्वेश्चन, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो नो डाउट का हमारे कालिदास ने। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो सबको पता है, चोल राजवंश। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो गोपुरम। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बनाया जाता है और इन्हें प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। और उत्तर भारत में हम लोग के तरफ जो होता है वो नागर शैली होता है, और द्रविड़ नागर का जो मेल होता है वो बैसर शैली कहलाता है। तो इसी के साथ दोस्तों 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक जितने भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सिलसिलेवार और सबसे सटीक आंसर हमारे चैनल के द्वारा देने का प्रयास किया गया है। आखिर हम भी एक मनुष्य हैं, अगर हमसे भी कुछ गलती होती है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो अपना कन्फ्यूजन रखें, हम अपना गलती को एक्सेप्ट करके उसे और सही करने का प्रयास करेंगे। पर जहाँ तक संभव हुआ है हमने आपके सामने सही तथ्यों को ही रखने का प्रयास किया गया है और पूरी रिसर्च करने के बाद ही हमारे द्वारा इसे बताया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे हमारे पर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब पर माँ सरस्वती कृपा बनाए रखें, उनका एग्ज़ाम सही से जाए और हम सब पर भी अपना कृपा दृष्टि माँ बनाए रखें। और आप लोग का भी प्यार हमारे चैनल को मिलते रहें और हम सब मिलकर बीपीएससी को इस बार क्रैक करें। तो इसी के साथ मैं प्राचीन इतिहास का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी द्वारा इसे समाप्त करता हूं। और अगला जो हिस्ट्री की क्वेश्चन आएगी वो मध्यकालीन भारत पर आएगी, जो भी 38वीं बीपीएससी से 66वीं तक पूछी जाएगी। दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि उस टॉपिक को भी देखें, समझें और जो भी गलती होती है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर कोई डाउट है तो लिखें, हमारे द्वारा उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पर अपनी इस एमसीक्यू को समाप्त करता हूं और अगला एमसीक्यू जल्द ही आप लोग के सामने अगला वीक में लाने का प्रयास करूंगा। ये हमारी सीरीज अभी कंटिन्यू चलेगी और हर सेक्शन से एमसीक्यू इसी तरह आएगी। प्रीवियस ईयर की पहली, उसके बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इसी के साथ मैं अपने प्राचीन हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।